नमस्कार, कोर्ट दिस वीक में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे आपको कोर्ट से जुड़े इस हफ्ते की बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। तमाम कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लो कोर्ट तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट दिस वीक। क्रूज ड्रग्स केस में 26 दिन हिरासत में रहे आर्यन खान के खिलाफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी के पास कोई सबूत उसके खिलाफ नहीं मिलेंगे। साथ ही आपको बता दें कि बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन को बॉम्बे हाई कोर्ट से मिली बेल का ऑर्डर शनिवार को सार्वजनिक कर दिया गया। बेल ऑर्डर के साथ ही कोर्ट ने 14 पन्नों का आदेश देते हुए साफ कर दिया कि आर्यन और उनके साथियों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं। बेल ऑर्डर के साथ ही बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि कोर्ट के सामने ये साबित करने के लिए कोई ऑन रिकॉर्ड पॉजिटिव सबूत पेश नहीं किए गए हैं कि सभी आरोपी व्यक्ति सामान्य इरादे से गैर कानूनी कार्य करने के लिए सहमत हुए हैं। आगे कहा गया है कि अदालत इस बात के प्रति सेंसिटिव है कि सबूत के रूप में बुनियादी सामग्री होनी चाहिए जिससे आवेदकों के खिलाफ साजिश के मामले को साबित किया जा सके। आगे कोर्ट द्वारा कहा गया है कि सिर्फ इसीलिए कि आर्यन और उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट मुनमुन धामेजा एक ही क्रूज में थे, यह अपने आप में उनके खिलाफ साजिश के आरोप का आधार नहीं हो सकता। उच्च न्यायालय के आदेश में यह भी कहा गया है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जांच अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए कथित इकबालिया बयानों पर भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि वे बाध्यकारी नहीं है। लखीमपुर खीरी हिंसा केस में रिटायर्ड जज के सामने की जांच कराने की यूपी सरकार सहमत हो गई है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट 17 नवंबर को रिटायर्ड जज का नाम सामने रखेगा। सुप्रीम कोर्ट रिटायर्ड जज जस्टिस राकेश जैन को नियुक्त करना चाहता है और ऐसे में कोर्ट ने यूपी पुलिस की एसआईटी को अपग्रेड करने के निर्देश दिए और आईपीएस अफसरों की लिस्ट तलब की है। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वो जिसे उचित समझे एसआईटी जांच की निगरानी के लिए नियुक्त कर सकता है। अब सुनवाई बुधवार को होगी। सुप्रीम कोर्ट 17 नवंबर को मामले की निष्पक्ष जांच के लिए रिटायर्ड न्यायाधीश की नियुक्ति पर आदेश देगा। उत्तर प्रदेश सरकार मामले की जांच की निगरानी के लिए राज्य के बाहर एक पूर्व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए सहमत हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस राकेश जैन को नियुक्त करना चाहते हैं, लेकिन हमें एक दिन चाहिए, हमें जज से भी बात करनी चाहिए। राज्य सरकार की ओर से हरीश साल्वे ने कोर्ट में कहा कि किसी भी हाई कोर्ट के जज ही होते हैं। ऐसे में किसी भी हाई कोर्ट के पूर्व जज को नियुक्ति किया जा सकता है। इस पर शीर्ष कोर्ट ने सहमति जताई। सुप्रीम कोर्ट ने पहले राज्य को एक हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश को नियुक्त करने का निर्देश दिया था और जस्टिस राकेश कुमार जैन, रंजीत सिंह के नाम सुझाव थे। शीर्ष कोर्ट ने राज्य के कुछ वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को भी एसआईटी में शामिल करने को कहा था। कोर्ट ने यूपी सरकार से आईपीएस अफसरों की लिस्ट मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से कहा है कि ये अफसर यूपी काडर के हों, लेकिन यूपी के रहने वाले ना हों। पिछले महीने हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को घटना के गवाहों को सुरक्षा देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने यूपी सरकार से लखीमपुर हिंसा में पत्रकार रमन कश्यप और एक श्याम सुंदर की हत्या की जांच पर जवाब दाखिल करने को भी कहा था। पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार की जांच को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए थे। पिछली सुनवाई में सीजेआई ने कहा कि वहां जुटी भीड़ से बहुत से लोग सही से लोग जानकारी देने से कतराएंगे। मजबूत गवाहों की पहचान जरूरी है। क्या कोई गवाह घायल भी है? वीडियो का परीक्षण जल्दी करवाएं, नहीं तो हमें लैब का निर्देश देना होगा। इसमें गवाहों की सुरक्षा सबसे अधिक जरूरी है। हम गवाहों की सुरक्षा का निर्देश देते हैं। सभी गवाहों के बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज करवाए जाएं। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सुनवाई के दौरान साफ कहा था कि हमें ये कहते हुए दुख हो रहा है कि प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि एक विशेष आरोपी को 2 एफआईआर को ओवरलैप करके लाभ दिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट।
दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। कोर्ट ने केंद्र और हरियाणा से प्रदूषण पर प्लान मांगा है और सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण नियंत्रण को लेकर केंद्र के साथ ही संबंधित राज्यों के रुख पर नाराजगी जताई है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि प्रदूषण को कंट्रोल करने को लेकर सिर्फ बैठक हो रही है, ठोस उपाय नहीं हो रहे हैं। कोर्ट में केंद्र और राज्य सरकारों की तरफ से हलफनामा दिया गया। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब सरकार की तरफ से अपनी अपनी बात रखी गई। केंद्र ने सरकारी कर्मचारियों के वर्क फ्रॉम होम के लिए मना किया। सीजेआई एनवी रमन्ना ने कहा कि सरकार अगर पराली जलाने को लेकर किसानों से बात करना चाहती है तो बेशक करे, लेकिन हम किसानों पर कोई जुर्माना नहीं लगाना चाहते हैं। सीजेआई ने खरी खरी सुनाते हुए कहा कि अफसोस की बात है कि प्रशासन चाहता है कि सब कुछ कोर्ट ही करे। प्रदूषण मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां सभी पक्षों ने अपनी दलीलें रखी। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने वर्क फ्रॉम होम की सुविधा देने से इनकार कर दिया है। केंद्र की तरफ से कहा गया है कि वो प्रदूषण को कम करने के लिए कार पूलिंग के पक्ष में है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों हुई सुनवाई में केंद्र और दिल्ली सरकार को अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा देने के साथ साथ वाहनों में कटौती करने का विकल्प सुझाया था। सीजेआई ने कहा कि ये कॉमन सेंस की बात है कि इन महीनों में पराली जलाने की घटना बढ़ जाती है। ऐसे में सभी को पता है, लेकिन कोई कदम नहीं उठाए जाते। इस पर तुषार मेहता ने कहा कि हमारे बयान को मीडिया में गलत तरह से पेश किया जा रहा है। हमने अपने हलफनामे में कहा था कि पराली जलाने जैसे कुछ कारक प्रदूषण में अक्टूबर के बाद अधिक योगदान करते हैं, ये पूरे साल नहीं है। हमने तब कहा था कि ये उन 2 महीनों में बढ़ता है और ये लगभग 35 से 40% है, लेकिन ये अनुमान लगाया गया है कि हमने कहा है कि पंजाब चुनाव के कारण योगदान केवल 4 से 7% है। सीजेआई ने कहा कि ये आंकड़े हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। सीजेआई ने एक बार फिर पटाखों की बात उठाई। उन्होंने कहा कि हम देख रहे हैं कि पिछले दिनों से कैसे शहर में पटाखे जलाए जा रहे हैं। सीजेआई ने कहा कि पटाखों पर बैन लगाने की जिम्मेदारी सरकार की है। तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि ऐसे उद्योग जो ऊर्जा के लिए ऐसे ईंधन का उपयोग कर रही हैं, जिनको मंजूरी नहीं मिली है, उनको तुरंत बंद कर देना चाहिए या शिफ्ट कर देना चाहिए। कमीशन ने ये निर्देश भी जारी किया है कि सभी उद्योगों को गैस की सुविधा दी जाए और ईंधन के रूप में इसका ही उपयोग किया जाए। हरियाणा सरकार ने कहा कि डीएम को कहा गया है कि किसानों से मिले पराली न जलाने के आग्रह करें और सुझाएं। विकास सिंह ने कोर्ट को बताया कि यदि थर्मल प्लांट AQI मानदंडों का पालन कर रहे हैं तो वो भी चल सकते हैं, लेकिन समस्या ये है कि इन मानदंडों का पालन ही नहीं किया जा रहा है। निर्माण कार्य करते समय स्प्रिंकलर का प्रयोग करना है, लेकिन दिल्ली में ऐसा नहीं हो रहा। उन्होंने कहा कि दिल्ली गैस चैम्बर बन गई है, मुझे काम करने के लिए स्टेरॉइड लेने पड़ रहे हैं। धूल की तुलना में धुआं ज्यादा खतरनाक है। इसमें पराली का योगदान 50% है। कोर्ट को ये भी बताया गया कि कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट फॉर दिल्ली एनसीआर ने पड़ोसी राज्यों के चीफ सेक्रेटरी के साथ बैठक की थी। इस दौरान राज्यों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए थे। उन्होंने कोर्ट को ये भी बताया कि कमीशन ने एनसीआर राज्यों को स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थानों से ऑनलाइन क्लासेस कराने का निर्देश दिया है। जस्टिस सूर्यकांत ने सुझाव दिया कि सरकारी कर्मचारी कार इस्तेमाल करने की बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। सुनवाई के दौरान दिल्ली की तरफ से कहा गया कि उन्होंने केंद्र के बताए 90% सुझावों पर अमल किया है। दिल्ली की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि सड़कों पर वाहनों में कमी के लिए सीएनजी बसों के फेरे को बढ़ाने का आदेश दिया है। साथ ही सड़कों की सफाई के लिए नई मशीन खरीदी जा रही है। सीजेआई ने कहा कि हमने समय के साथ देखा है कि नौकरशाही ने एक जड़ता विकसित कर ली है। वे चाहते हैं कि सब कुछ अदालत द्वारा किया जाए। पानी का छिड़काव, आग रोकना आदि सब अदालत करे। कार्यपालिका की ओर से दुर्भाग्यपूर्ण है ये रवैया अपनाया है। हमारा 2 घंटे का समय बर्बाद हुआ। हमने आपको पहले ही संयुक्त बैठकों के बाद फैसला करने के लिए कहा था। सीजेआई एनवी रमन्ना, न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ जनहित याचिका आदित्य दुबे बनाम भारत संघ और अन्य की सुनवाई कर रही है, जो राष्ट्रीय राजधानी की वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए तत्काल उपाय करने की मांग की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट। त्रिपुरा में हालिया सांप्रदायिक घटनाओं को लेकर कथित भड़काऊ पोस्ट के आरोप में यूएपीए के तहत दर्ज मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने सभी याचिकाकर्ताओं को गिरफ्तारी से संरक्षण दिया। याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने त्रिपुरा सरकार को नोटिस जारी किया और 2 वकीलों, पत्रकार के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया।
याचिका में यूएपीए के कठोर प्रावधानों के तहत दर्ज आपराधिक मामले रद्द करने का अनुरोध किया गया था। त्रिपुरा में अल्पसंख्यक समुदाय के पूजा स्थलों के खिलाफ कथित हिंसा को लेकर सोशल मीडिया पोस्ट के आधार पर पत्रकार समेत 102 सोशल मीडिया यूजर्स के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम कानून या यूएपीए मुकदमा दर्ज किया गया। त्रिपुरा पुलिस ने इस अकाउंट पर पिछले महीने उत्तरी त्रिपुरा के पानी सागर में हुई हिंसा को लेकर कथित रूप से गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया। याचिका में यूएपीए की संवैधानिकता को चुनौती दी गई। त्रिपुरा में यूएपीए एफआईआर के मामले में वकीलों और पत्रकारों को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक वकीलों पत्रकारों पर कठोर कार्यवाही न करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने याचिका पर त्रिपुरा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दिया है। याचिका में यूएपीए की एफआईआर को चुनौती दी गई है। इस मामले में गैर कानूनी गतिविधियां या यूएपीए कानून को भी चुनौती दी है। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन्ना, न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की खंडपीठ ने रिट याचिका में नोटिस जारी करते हुए आदेश पारित किया। पीठ ने तब याचिका पर नोटिस का आदेश दिया और निर्देश दिया कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाया जाए। जी, कोर्ट ने अभी फिलहाल आज की डेट पे हमें नो कोर्सिव की रिलीफ दी है, नो कोर्सिव एक्शन की। तो जब तक कि अपोजिट जो पार्टी है स्टेट ऑफ त्रिपुरा, तो उनका जब तक रिप्लाई नहीं आता, उनको नोटिस भी इशू किया गया है आज। तो जब तक कि उनका रिप्लाई नहीं आता और इन्वेस्टिगेशन में कुछ मतलब आगे की प्रोसीडिंग्स नहीं होती, तब तक हमारे खिलाफ कोई भी कोर्सिव एक्शन नहीं। दरअसल वकीलों ने स्वतंत्र तथ्य खोज टीम के हिस्से के रूप में त्रिपुरा का दौरा किया था। तब उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ, जबकि पत्रकार श्याम मीरा सिंह ट्वीट पोस्ट के लिए एफआईआर का सामना कर रहे हैं। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने प्रस्तुत किया कि दोनों वकीलों ने त्रिपुरा का दौरा किया था और सांप्रदायिक हिंसा के बारे में एक तथ्य खोज रिपोर्ट प्रकाशित की थी, जिसके कारण त्रिपुरा पुलिस ने उनके खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41A के तहत यूएपीए के तहत दर्ज प्राथमिकी के संबंध में पूछताछ के लिए उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी किया था। सीजेआई ने इस पर कहा कि उन्होंने कुछ समाचार रिपोर्ट पढ़ी कि त्रिपुरा की प्राथमिकी में पत्रकारों को जमानत दी गई है। भूषण ने स्पष्ट किया कि वे 2 अन्य पत्रकार थे और याचिकाकर्ताओं को गिरफ्तार किया जाना बाकी है। याचिकाकर्ताओं ने गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम या यूएपीए की धारा 2AO, धारा 13 गैर कानूनी गतिविधि के लिए सजा और 43D5 जमानत देने पर प्रतिबंध की संवैधानिक वैधता को भी चुनौती दी है। याचिका में उन पर दर्ज यूएपीए के तहत दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई है। याचिका में मुस्लिम नागरिकों के खिलाफ हिंसा और त्रिपुरा में मस्जिदों पर हमले की घटनाओं की अदालत की निगरानी में जांच की मांग की गई है। फैक्ट फाइंडिंग टीम ने घटनाओं की जांच, पीड़ितों को मुआवजा, क्षतिग्रस्त धार्मिक स्थलों की मरम्मत आदि के लिए एक सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक जांच समिति गठित करने की मांग की। टीम ने उन लोगों और संगठनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी मांग की, जिन्होंने लोगों को भड़काने के लिए सोशल मीडिया में भड़काऊ और गलत पोस्ट किए थे। इसमें यूएपीए की कुछ धाराओं को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई है और कहा गया है कि यदि राज्य को यूएपीए का उपयोग तथ्य खोज को अपराधी घोषित करने के लिए इस्तेमाल की अनुमति दी जाती है, इसका बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। याचिका में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज RF नरीमन के हालिया भाषण का भी हवाला दिया गया, जिसमें उन्होंने यूएपीए को अंग्रेजों का कानून बताया था। ब्यूरो रिपोर्ट। बच्चों के यौन उत्पीड़न से जुड़े एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट और पॉस्को एक्ट को लेकर अपने आदेश में साफ कर दिया है कि यौन उत्पीड़न के मामले में स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट के बिना भी पॉक्सो एक्ट लागू होता है। निजी अंगों को छूने के पीछे यौन मंशा होनी चाहिए। दरअसल बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने यौन उत्पीड़न के एक आरोपी को ये कहते हुए बरी कर दिया था कि नाबालिग के निजी अंगों को स्किन टू स्किन संपर्क के बिना छूना पॉक्सो एक्ट के तहत नहीं आता। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल और राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट में उठाया था। कोर्ट ने अब हाई कोर्ट के इस फैसले को बदलते हुए कहा कि यौन मकसद से
शरीर के हिस्से का स्पर्श पॉक्सो एक्ट के तहत आता है। ये नहीं कहा जा सकता कि कपड़े के ऊपर से बच्चे के स्पर्श यौन शोषण नहीं है, और ऐसी परिभाषा बच्चों को यौन शोषण से बचाने के लिए बने हुए पॉक्सो एक्ट के मकसद को भी खत्म कर देगी। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के उस विवादास्पद फैसले को रद्द कर दिया जिसमें कहा गया था कि यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम या पॉस्को के तहत यौन उत्पीड़न के अपराध के लिए स्किन टू स्किन टच आवश्यक है। न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित, न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट्ट और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अटॉर्नी जनरल, राष्ट्रीय महिला आयोग और महाराष्ट्र राज्य द्वारा दायर अपीलों में फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि ये नहीं कहा जा सकता कि कपड़े के ऊपर से बच्चे को स्पर्श यौन शोषण नहीं है। ऐसी परिभाषा बच्चों को शोषण से बचाने के लिए बने पॉक्सको एक्ट के मकसद को ही खत्म कर देगी। सत्र अदालत ने व्यक्ति को पॉक्सको अधिनियम और आईपीसी की धारा 354 के तहत अपराधों के लिए 3 साल के कारावास की सजा सुनाई थी। बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने यौन उत्पीड़न के एक आरोपी को ये कहते हुए बरी कर दिया था कि नाबालिग के निजी अंगों को स्किन टू स्किन संपर्क के बिना छूना या टटोलना पॉक्सको एक्ट के तहत नहीं आता। अब उच्चतम न्यायालय ने हाई कोर्ट के इस फैसले को बदलते हुए बड़ा फैसला सुनाया। न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी, जिन्होंने फैसले के ऑपरेटिव हिस्से को पढ़ा, उन्होंने कहा कि पॉक्सको की धारा 7 के तहत स्पर्श या शारीरिक संपर्क को सीमित करना बेतुका है और अधिनियम के इरादे को नष्ट कर देगा, जो बच्चों को यौन अपराधों से बचाने के लिए बनाया गया है। फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि कानून को ऐसी व्याख्या देनी होगी जो कानून के मकसद को विफल करने की बजाय उसे प्रभावित करे। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति ललित ने कहा, मुझे लगता है कि ये पहली बार है जब अटॉर्नी जनरल ने आपराधिक पक्ष के फैसले को चुनौती दी है। साथ ही ये पहली बार है जब भाई और बहन ने एक दूसरे का विरोध किया है। वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा वरिष्ठ अधिवक्ता गीता लूथरा के भाई हैं। जहां सिद्धार्थ लूथरा आरोपी के पक्ष में अपने विचार रखने के लिए एमिक्स क्यूरी के रूप में पेश हुए, वहीं गीता लूथरा ने राष्ट्रीय महिला आयोग का प्रतिनिधित्व किया, जो उन पक्षों में से एक थी जिन्होंने विवादास्पद उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी। सुनवाई के दौरान सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि धारा 7 में शब्द यौन इरादा और शारीरिक संपर्क है, इसलिए यौन इरादे के लिए शारीरिक संपर्क की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर गीता लूथरा ने तर्क दिया कि स्पर्श और शारीरिक संपर्क पर्यायवाची हैं और उनकी व्याख्या में अंतर नहीं हो सकता है। मामले में एमिक्स क्यूरी वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे ने तर्क दिया कि स्किन टू स्किन टच की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पॉक्सको की धारा 7 में नग्न शब्द गायब है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि जब 2 व्याख्याएं संभव हैं तो बच्चों के अनुकूल व्याख्या की जानी चाहिए। लीगल एंड सोसाइटी की ओर से आरोपी का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने तर्क दिया कि धारा 7 को दूसरे भाग में संपर्क शब्द शारीरिक से पहले है, इसलिए यौन उत्पीड़न का अपराध गठित करने के लिए स्किन टू स्किन टच आवश्यक है। 27 जनवरी को तत्कालीन सीजेआई एस.ए. बोबड़े की अगुवाई वाली पीठ ने पॉक्सको की धारा 8 के तहत बरी होने के फैसले पर रोक लगा दी थी। पीठ ने 6 अगस्त को वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे को मामले में एमिक्स क्यूरी नियुक्त किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को विभिन्न राज्य सरकारों के विचार के बाद सामुदायिक रसोई पर पूरे देश को लेकर एक नीति तैयार करने के लिए अंतिम अवसर के रूप में 3 सप्ताह का समय दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर बल देते हुए कल्याणकारी राज्य का संवैधानिक कर्तव्य बताया है कि वह ये सुनिश्चित करे कि कोई भूख से न मरे। प्रधान न्यायाधीश ने कहा है कि हम केंद्र सरकार से यूनिफॉर्म पॉलिसी चाहते हैं। आप राज्य सरकार से बात कीजिए, कॉमन कम्युनिटी किचन पर राज्य सरकार की सुझाव भी लें और राज्य सरकार से पूछे कि कैसे इस स्कीम को लागू किया जा सकता है, इस स्कीम को लागू करने में कितना समय लगेगा। भुखमरी से निपटने के लिए पूरे भारत में सामुदायिक रसोई स्थापित करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को फटकार लगाई है। कोर्ट ने केंद्र के हलफनामे पर आपत्ति जाहिर की है। ये पहल कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन के मद्देनजर भूख और कुपोषण से निपटने के लिए पूरे देश में सामुदायिक रसोई स्थापित करने पर है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हमें संदेह है आपका योजना लागू करने का कोई इरादा है। भूख से मर रहे लोगों को भोजन मुहैया कराना हर सरकार की जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में केंद्र को 3 सप्ताह के भीतर योजना तैयार करने का आदेश दिया है। साथ ही केंद्र को कहा है कि आखिरी मौका है, राज्यों के साथ केंद्र इमरजेंसी मीटिंग कर योजना तैयार करे। सुनवाई के दौरान केंद्र पर नाराजगी जताते हुए सीजेआई एनवी रमन्ना ने कहा, हमें अंतर्राष्ट्रीय कुपोषण सूचकांक जैसे मुद्दों से सरोकार नहीं है। इसका उद्देश्य तत्काल भूख के मुद्दे पर अंकुश लगाना, भूख से मरने वाले लोगों की रक्षा करना है। अगर आप भुखमरी से निपटना चाहते हो तो कोई भी संविधान या कानून ना नहीं कहेगा। ये पहला सिद्धांत है। हर कल्याणकारी राज्य की पहली जिम्मेदारी है कि वो भूख से मर रहे लोगों को भोजन मुहैया कराए। आपका हलफनामा कहीं भी ये नहीं दर्शाता है कि आप एक योजना बनाने पर विचार कर रहे हैं। अभी तक आप सिर्फ राज्यों से जानकारी निकाल रहे हैं। आपको योजना के क्रियान्वयन पर सुझाव देने थे, न कि केवल पुलिस जैसी जानकारी एकत्र करने के लिए। कोर्ट उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिससे हर राज्य में सब्सिडी वाले कैंटीन की शुरुआत करने की मांग की गई थी। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि इस तरह के किचन स्थापित करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है। इसने एक बैठक बुलाने के लिए कहा था ताकि एक व्यापक योजना तैयार की जा सके। केंद्र की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा कि 9 सितंबर को एक बैठक हुई थी, लेकिन कुछ भी ठोस नहीं निकला। उन्होंने आगे कहा कि एक योजना 4 सप्ताह के समय में बनाई जा सकती है। सुनवाई के अंत में कोर्ट ने कहा, हम लोगों को अधर में नहीं छोड़ सकते हैं और कह सकते हैं कि सब कुछ ठीक है। हम भारत सरकार के अफसर सचिव द्वारा दायर हलफनामे से खुश नहीं हैं। देखने पर ऐसा लगता है कि वो अभी भी सुझाव प्राप्त कर रहे हैं। हम अंत में 3 सप्ताह का समय देते हैं एक योजना तैयार करने के लिए, उसे यहाँ रखने का समय। कोर्ट ने राज्य सरकारों से केंद्र द्वारा बुलाई जा रही बैठक में शामिल होने को भी कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं बिहार के मधुबनी जिले के अंदर झंझारपुर कोर्ट में थाना प्रभारी और एसआई ने जज के कमरे में घुसकर मारपीट की है। दरअसल मामले को पटना हाई कोर्ट ने गंभीरता से लिया। जस्टिस राजन गुप्ता की डिवीजन बेंच ने अगली सुनवाई में राज्य के डीजीपी को कोर्ट में उपस्थित होकर स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने डीजीपी को अपनी रिपोर्ट के साथ पेश होने का आदेश दिया है। इस कांड की हाईकोर्ट के जज से जांच की मांग बिहार पुलिस एसोसिएशन ने की है। बिहार के मधुबनी जिले के एक न्यायाधीश के कक्ष में जबरन घुसकर पुलिसकर्मियों द्वारा बदसलूकी और हमला किया गया। झंझारपुर कोर्ट में थाना प्रभारी और एसआई द्वारा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की पिटाई और पिस्तौल ताने जाने के मामले में पटना हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। इस मामले की सुनवाई 29 नवंबर को होगी और कोर्ट ने बिहार के डीजीपी को कोर्ट में हाजिर रहने का आदेश दिया है। पीठ ने डीजीपी से इस सिलसिले में मामला दर्ज करने और की गई कार्रवाई को लेकर सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट भी पेश करने को कहा है। उच्च न्यायालय की पीठ ने प्रथम दृष्टया इस प्रकरण को न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए खतरा मानते हुए राज्य के मुख्य सचिव, डीजीपी, गृह विभाग के प्रधान सचिव और मधुबनी के पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी किया है और मामले की अगली सुनवाई की तारीख 29 नवंबर निर्धारित की है। मामले की सुनवाई के दौरान अपर पुलिस महानिदेशक अदालत में मौजूद थे। पटना हाई कोर्ट ने इस कदम को उस खत के बाद उठाया है जो घटना के बाद मधुबनी के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की ओर से भेजा गया था। खत भेजने वाले एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अविनाश कुमार को 2 पुलिस वालों ने पीटा और उन पर पिस्तौल भी तान दी। इस खत पर संज्ञान लेते हुए पटना हाई कोर्ट ने मामले को 29 नवंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया गया है और बिहार पुलिस के डीजीपी से सुनवाई में हाजिर रहने को कहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीजीपी से सील कवर में स्टेटस रिपोर्ट भी फाइनल करने को कहा गया है। एडीजे प्रथम अविनाश कुमार ने नाबालिग लड़की के अपहरण मामले में पुलिस की ओर से सही धाराएं न लगाने और एसपी की सुपरविजन रिपोर्ट में लीपापोती पर बेहद सख्त रुख इख्तियार कर लिया है। 2 पुलिस कर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है और उनके खिलाफ आईपीसी के सेक्शन 353 और आर्म्स एक्ट के सेक्शन 30 के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस पर अभिमन्यु कुमार सिंह ने जज पर हमला बोल दिया और थप्पड़ चलाने लगा। थाना अध्यक्ष ने एडीजे प्रथम पर पिस्तौल तान रखी थी। बताया जाता है कि हंगामा देखकर इस बीच बाहर से वकील अंदर आए तो वो जज साहब को बचाने की कोशिश करने लगे। इस दौरान बचाने वाले वकीलों के साथ भी मारपीट की गई। जज साहब का अनुसेवक चंदन मार खाते हुए भी
पिस्तौल छीनने में कामयाब हुआ। उसके बाद दोनों पुलिस वालों को पकड़ लिया गया। घटना के बाद जज अविनाश कांप रहे थे। झंझारपुर कोच के वकीलों ने पुलिस द्वारा किए गए इस व्यवहार को लेकर सुरक्षा की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए इसी के साथ कोर्ट्स दिस वीक में इतना ही। नमस्कार।